हाय फ्रेंड, नमस्कार। अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर से मैं हूं कल्पना और आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके बहुत सारे जो सवाल हैं उसके आंसर। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आप बहुत चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो इसी के लिए हमने एक नई चीज़ शुरू की है, क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो हमारे जो रुपेश पटेल सर जी हैं, जो अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर के ओनर डायरेक्टर हैं, उनसे हम करेंगे आपके ही बिहाफ में, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन है उसके आपको सही से जवाब मिल सके। फ्रेंड्स, तो हम पहले वेलकम करते हैं डॉक्टर रुपेश पटेल सर जी का। हेलो सर। थैंक यू जी फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो ये वीडियो है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एक जो व्यक्ति हमारे यहाँ अहमदाबाद से जुड़े थे, उनका एक क्वेश्चन था कि उनको बीपी का प्रॉब्लम हुआ है, जैसे उनका बीपी है 130/40। तो उसमें जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको ये सलाह दी कि आपका जो बीपी है 130 to 140, तो उसके लिए आपको मेडिसिन शुरू करना पड़ेगा एंड देन मेडिसिन आपको आजीवन शुरू रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बीपी का प्रॉब्लम हो गया है। अब ये चीज़ उनके साथ जो हुई उसकी वजह से उनको काफ़ी मानसिक तनाव महसूस होने लगा और उनका ये थिंकिंग है, उनका ये मानना है कि उनको बीपी के लिए ऐसी कोई दवाई उनको लेनी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको ये सवाल था कि दवाइयाँ सही में मुझे लेनी चाहिए और जो मानसिक स्थिति मेरे साथ हुई है उसमें मैं क्या करूँ। तो सर, इसके लिए इनको क्या आंसर हम दे पाएंगे, मतलब उनको क्या बताना ज़रूरी है कि बीपी के लिए सही में दवाई लेनी चाहिए, या फिर जो उनका जो मानसिक लेवल जो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आया है, स्ट्रेस आ रहा है, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए सर? जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे आज ऐसे बीपी के पेशेंट बन चुके हैं और इस तरह से समस्या महसूस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर ने उसको जो एक सजेशन किया, डॉक्टर ने एक बात बताई कि 130-140 बीपी है, तो इसके लिए आपको दवाई लेनी चाहिए और इसमें आपको लाइफ टाइम दवाई लेनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत ही गलत है। फ्रेंड्स, मैंने आज से पहले बहुत सारे बीपी के वीडियोस अपलोड किए हैं और इसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि नॉर्मल बीपी रेंज होता है वो 160 to 100 होता है, यानी कि आपका बीपी 160 तक भी रहता है तो आपका बीपी बहुत अच्छा है, नॉर्मल है। आपको इसके बारे में कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, डर घबराहट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपका बीपी चेक करता है और उसमें कहीं बीपी 130 या 140 या 150 मिल गया, तो डॉक्टर आपको इस तरह से बात बताएगा कि जैसे कि आपके साथ बहुत बड़ा कोई मामला हो गया है। तो यहाँ पर भी आपने जो क्वेश्चन बताया उसमें भी यही है कि जब इसका बीपी 130-140 आया तो डॉक्टर ने बता दिया कि आपका बीपी हाई है और आपको इसके लिए दवाई लेनी पड़ेगी लाइफ टाइम। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियरिटी करना चाहता हूँ कि ये जो बीपी है 130-140 तो ये तो बेस्ट है, आइडियल है। अगर आपका बीपी 130-140 है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की, डर घबराहट की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको खुश हो जाना चाहिए। आपका बीपी 140 तक भी आता आप खुश हो जाइए, 150 तक रहता तो भी खुश रहिए, कोई प्रॉब्लम बीपी का है ही नहीं। लेकिन डॉक्टर जिस तरह से आपसे बात करते हैं कि आपका बीपी हाई है, अगर आप इसको सीरियस मैटर बनाते हैं, दिमाग के अंदर आप सोचते हैं कि मेरा बीपी हाई है तो इससे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे पैरालिसिस हो सकता है, मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, तो ये चीज़ें आपके लिए गलत हो सकती हैं। और यह गलत आपके लिए तब होगा जब आपको ये पता नहीं था, आपको ये पता नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है कि सही बीपी क्या है। 160 to 100 नॉर्मल बीपी रेंज है, आपको पता नहीं है तो आप समस्या का शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर के स्टेटमेंट से आपको डर घबराहट हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड की है कि 160 to 100 नॉर्मल रेंज है, इसके बाहर कुछ है तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर आप बिल्कुल सेफ हैं। तो आप इसके लिए दिमाग के अंदर से वो हटा दीजिए कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि इससे कुछ मानसिक समस्याएं, तनाव पैदा होता है, डर घबराहट होती है, तो इसका तो रूल है कि आपने इसके बारे में ज़्यादा गहराई से सोचा, 21 डेज से ज़्यादा कि मेरा बीपी ज़्यादा है, डॉक्टर ने बता दिया कि प्रॉब्लम है, आपको लॉन्ग टाइम दवाई लेनी पड़ेगी। इसके बारे में आपने कंटिन्यूसली चिंतन मनन किया, दिमाग के अंदर उसको ही चलाया, तो ये आपके सबकॉन्शियस में ट्रांसफर हो गया, यानी कि दिमाग मान लेगा कि आपका बीपी ज़्यादा है। एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन आपने सोच सोच के दिमाग को ये बता दिया कि आपका बीपी ज़्यादा है, तो आपका दिमाग अब डरना शुरू करेगा। दिमाग के अंदर एक तरह के डर घबराहट फोबिया हमेशा रहेगा कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा या मैं मर सकता हूँ। तो इसके लिए तो फिर आपको थेरापी करवानी पड़ेगी, हिप्नोथेरापी ट्रीटमेंट करके दिमाग से वो सारी चीज़ें हटानी है, रिमूव करनी है कि एक प्रॉब्लम है। दिमाग को आप श्योरिटी दे देंगे कि ये चीज़ें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डॉक्टर ने बताया, वो केवल डॉक्टर का एक स्टेटमेंट था, दिस इज नॉट रियलिटी। रियलिटी बस यही है
160 to 100 दिमाग के गहराई में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड को आप बताएंगे तभी आपका प्रॉब्लम माइंड से हमेशा के लिए ठीक होगा। आप महसूस करेंगे कि मेरा बीपी बहुत अच्छा है, 140 इज़ द बेस्ट और इसमें मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सर दूसरा एक सवाल था। हमारे एक जो क्लाइंट है जो जुड़े थे हमारे साथ मुंबई से, महाराष्ट्र से, तो उनका एक क्वेश्चन था कि जीवन में सारी कोई चीज़ें अच्छी हैं, जैसे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, पैसा है, स्टेटस है, नाम, सब कुछ है, फैमिली भी बहुत अच्छा है, लाइफ भी बहुत अच्छे से जा रही है, ना ही कोई फिजिकली भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उनको ऐसा महसूस होता है कि जीवन में खुशी नहीं है। मीन्स नेगेटिव थॉट्स ऑलवेज रहते हैं और एक फीलिंग ऐसा है कि हैप्पीनेस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आपने जो बात बताई उसमें तो बताया गया कि सब कुछ ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, इतना सारा पैसा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली में सब कुछ ठीक है, बढ़िया है और फिजिकली भी बहुत साउंड है, कोई बीमारी आज तक कोई डिटेक्ट नहीं की गई है। इस तरह की सिचुएशन में भी व्यक्ति नेगेटिव रहता है, सेटिस्फेक्शन नहीं, खुशियाँ नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस सिचुएशन में अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, पॉजिटिव रखना चाहते हैं, एक्साइटमेंट चाहते हैं, तो आपको कुछ और काम करना पड़ेगा। इसके लिए भी मैंने पहले की वीडियो में बताया है। फ्रेंड्स, इसके लिए आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी है वो है आपका गोल, आपका लक्ष्य। आपने सब कुछ हासिल कर लिया, इसके बाद आपका दिमाग फ्री हो गया, यानी कि दिमाग को कुछ करना ही नहीं है और दिमाग हो गया फ्री। और फ्री दिमाग क्या होता है आपको पता है, फ्री दिमाग यानी शैतान का घर। तो इसमें हमेशा नेगेटिव सोच आएगी। जब तक आप कुछ करने के लिए काम कर रहे थे, जब आपको कुछ हासिल करना था, आपकी ज़िंदगी में कुछ कमियां थी, जब आप काम कर रहे थे तो आपका पूरा फोकस उस काम पर था, आपका फोकस अचीवमेंट पर था, आपका फोकस बिजनेस ग्रोथ करने के लिए था, तो आपका दिमाग इसमें बिजी रहता था, तो आपको कोई नेगेटिव ख्याल आता ही नहीं था, आप बहुत स्वस्थ खुश महसूस करते थे। लेकिन आज की सिचुएशन में आपके पास हर चीज़ आ गई, कोई कमी ही नहीं है, तो आपका दिमाग कहाँ लगाओगे आप, किस चीज़ के लिए उसको यूज़ करोगे? कोई चीज़ तो है ही नहीं आपके पास, तो फिर आपका दिमाग नेगेटिव चीज़ें ही खड़े करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके दिमाग को काम देना पड़ेगा, दिमाग को बिजी रखना पड़ेगा और इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अपने लिए सब कुछ कर चुके हैं तो आप किसी और के लिए करिए ना। आपके पास समय है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास एफिशिएंसी है, आपके पास पैसा है, तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों के लिए लगानी है जिसकी उसको ज़रूरत है। आपकी कम्युनिटी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको आपकी ज़रूरत है। आप ऐसा बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं, आप खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं, लोगों की बहुत सारी समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप बिजी रहेंगे, आप दूसरों के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, दूसरे लोगों के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा और इसके बाद आपकी दिमाग की हालत जो होगी बहुत ही पॉजिटिव रहेगी, खुशियाँ होगी, एक्साइटमेंट होगा, दिमाग के अंदर बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे। फ्रेंड्स, इसका एक और फायदा ये है कि ये सारी चीज़ें आप जब करते हैं दिमाग के अंदर एक अजीब सा एक सुकून मिलता है, एक ऐसा सुकून मिलता है आपको कि आपने लोगों के लिए कुछ सेल्फलेस काम किया। फ्रेंड्स, यही चीज़ ऐसे लोगों को करनी चाहिए कि जिसके पास आज सब कुछ है और बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, रिटायर्ड हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे सब लोगों को इस तरह से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर आइडिया नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमें कॉल कीजिए कि हमें कुछ करना है लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं है, तो हम आइडिया दे सकते हैं। आप इतना तो कर सकते हैं कि आप ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करिए, मैं आपके प्रोग्राम में आऊँगा विदाउट फीस, मुझे कोई भी इसमें पैसा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सर्विस के लिए, मैं सिर्फ लोगों को कुछ बताने के लिए, अच्छा मैसेज देने के लिए, लोगों को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके किसी भी प्रोग्राम में आऊँगा और जो भी मैं कुछ दुनिया को मैसेज देना चाहता हूँ पॉजिटिव बनाने के लिए मैं वहाँ कर ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो सर, एक जेन्युइन क्वेश्चन, जैसे वैसे तो कॉमन ही रहता है, पर एक जो हमारे क्लाइंट हैं उत्तराखंड से हैं, उनका एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि उनको ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है कि वो जो भी चीज़ करते हैं वो काउंटिंग के साथ करते हैं, यानी अगर वो चीज़ किसी ताला है, उन्होंने लगा लिया ताला, तो वो चेक करेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने 3 बार या 4 बार उस ताले को चेक नहीं किया तो वो सही नहीं लगेगा। या फिर ऐसा है कि अगर उन्होंने भगवान के आगे अपना सर झुकाया तो अगर भगवान को 5 बार उन्होंने नहीं सर झुकाया तो उन्हें लगता है कि भगवान उनको कुछ गलत करेंगे, यानी 5 बार काउंटिंग तो करना ही पड़ेगा कि 5 बार मुझे झुकना ही झुकना है। इसकी वजह से वो डर फोबिया का शिकार हो चुके हैं। तो इसमें उनको क्या करना चाहिए, क्या हल हो सकता है उसका? जी हाँ, ये जो प्रॉब्लम आप बता रही हैं वो एक ओसीडी का एक मामला है।
फ्रेंड्स, आज के समय में ओसीडी भी बहुत तेजी से बढ़ने वाली समस्या बन चुकी है। तो जैसे भी आपने बताया कि कोई भी काम करता है व्यक्ति तो काउंटिंग के साथ करता है। फ्रेंड्स, आज से पहले हमारे सेंटर पर भी और ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए जिसने हर चीज़ काउंटिंग के साथ किया। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथ धोते हैं बार बार, जो ओसीडी के शिकार होते हैं, तो वो भी कभी कभी काउंटिंग के साथ हाथ धोते हैं कि उसको 11 बार हाथ धोने ही धोने हैं। तो वो वॉश बेसिन के पास खड़े करके हाथ धोएंगे 11 बार काउंटिंग के साथ, तभी उसको चैन मिलेगा, सेटिस्फेक्शन होगा। इसके बाद भी कोई और काम कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ताला लगाए तो चेक करेंगे, गिनती के साथ वो चेक करेंगे, हर चीज़ में उसको गिनती लगानी होती है। ये सारी प्रॉब्लम दिमाग का एक कंडीशन है कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो ही मुझे चैन मिलेगा या मेरे साथ सही होगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। उसमें खास करके जो रिलीजियस ओसीडी है, इसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। लोगों ने ऐसा दिमाग के अंदर एक साथ तय कर लिया है कि अगर मैं भगवान के सामने में 5 बार सिर झुकाऊंगा तो ही मुझे भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी, भगवान मेरे पर खुश होंगे। अगर मैं 11 बार ये प्रसाद चढ़ाऊंगा तो ही भगवान का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी प्रॉब्लम ओसीडी की समस्या है और इस तरह की समस्याओं से ठीक होने के लिए व्यक्ति ने दिमाग के अंदर जो कंडीशन कर लिया है कि मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, वो कंडीशन को ब्रेक करना पड़ता है और इसके जगह पे दिमाग को एक पॉजिटिव कंडीशन देना पड़ता है। इसमें पॉजिटिव कंडीशन ये होता है कि आप बस इतना ही करोगे, इसमें ही आप सही करोगे और आपके साथ जो भी होगा सही होगा। व्यक्ति के साथ एक माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में जो कंडीशन बन जाता है, व्यक्ति जब बार बार कोई चीज़ करता है तो व्यक्ति के दिमाग में उसका कंडीशन बनता है। व्यक्ति बनाना चाहता नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट बनता है। तो इस तरह से ओसीडी पेशेंट ने नेगेटिव कंडीशन बना लिया है। तो इसके इलाज के लिए उसको एक पॉजिटिव कंडीशन क्रिएट करना पड़ेगा जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो इसके लिए भी हम अलग अलग थेरापी कराते हैं। उसमें सबकॉन्शियस माइंड में थेरापी से उसको इंस्टॉल करते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं बहुत पॉजिटिव है। व्यक्ति को दिमाग के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं कि आप जो कर रहे हैं सही है, आप कॉन्फिडेंट इंसान बन चुके हैं, आपका डिसीजन सही होगा। व्यक्ति इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है, तब उसका एक कॉन्फिडेंट लेवल आ जाता है कि बस मैंने जो किया सही है। यानी एक बार ही हाथ धोना है, एक बार ही चेक करना है, एक बार ही भगवान को नतमस्तक होना है, एक बार ही भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, वहीं पे उसको सेटिस्फैक्शन हम कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए 2 तरह से इलाज होता है। इसका एक इलाज होता है थेरापी से और दूसरी ज़रूरत होती है इसमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। जब 2 चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी व्यक्ति करता है, तब रियल में उसको कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैंने एक बार हाथ धोया था, मैं खुश हो गया। मैंने एक बार भगवान को नमन किया तो मैं ठीक हो गया। यानी कि जब व्यक्ति प्रैक्टिकल करेगा तभी उसको भरोसा आएगा कि हाँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, इसके लिए प्रैक्टिकल चीज़ें ही ज़रूरी है, इसमें कोई मेडिसिन का कोई रोल है ही नहीं। बहुत सारे पेशेंट ने हमें ये बताया कि सर, हम इस तरह की ओसीडी की इलाज के लिए साइकेट्रिस्ट के पास गए तो साइकेट्रिस्ट ने भी उसको दवाइयाँ दे दी। फ्रेंड्स, ये मामला एक अलग सोच का है, एक फीलिंग का है, एक कंडीशन का है। तो इस तरह की कोई कंडीशन बदलने की या सोच बदलने की दवाई तो पॉसिबल नहीं है, कभी भी ऐसी दवाई बन ही नहीं सकती। तो इसमें किसी भी तरह की दवाई से ओसीडी का इलाज होता ही नहीं है। ओसीडी के इलाज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो है व्यक्ति का कॉन्फिडेंट। अगर व्यक्ति के अंदर आप कॉन्फिडेंट बिल्ड कर देते हैं तो व्यक्ति जल्दी से ओसीडी से ठीक होने ही वाला है। और ये चीज़ हमारे सेंटर से और ऑनलाइन हम थेरापी से अच्छी तरह से कर सकते हैं। सर, लास्ट में आखिरी में एक क्वेश्चन है जो हमारे क्लाइंट हैं यूएस से जुड़े हैं। उनका प्रॉब्लम ऐसा है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा है, उनका रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अदरवाइज ऐसा है कि उनके घर में जैसे फैमिली वो बहुत अच्छा है, पैसा है, नाम है, शोहरत है, सब है। रिलेशनशिप में भी ऐसा नहीं है सर कि कोई प्रॉब्लम है, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनका और उनके हस्बैंड का जो रिलेशन है उसमें सही तरीका ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह से उनको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मैं सब भी अच्छा करती हूँ पर हस्बैंड को ऐसा लगता है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है। उसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि यानी मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में डिप्रेशन का शिकार होते हैं जब वो लोग, तो उसमें उनको क्या करना चाहिए और रिलेशन को सुधारने के लिए क्या चीज़ें और क्या तरीके करने चाहिए? राइट फ्रेंड्स, ये आज के समय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल जो एक नया ट्रेंड चल रहा है इंडिविजुअल फैमिली। पहले के ज़माने में हम एक ग्रुप फैमिली में होते थे, एक जॉइंट फैमिली होती थी, और आज का समय आ गया इंडिविजुअल फैमिली। आज की प्रॉब्लम क्या हो गई कि छोटी सी फैमिली, हस्बैंड वाइफ और बच्चे।
तो फ्रेंड्स इसमें एक समस्या आज के समय में जो आ रही है कि व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा एक ईगो होता है, ईगो सेंट्रिक मेंटालिटी होती है। अब ईगो आने की वजह क्या है कि जैसे हस्बैंड भी पैसे कमा रहा है, बिजनेस जॉब कर रहा है, और वाइफ भी यानी कि लेडी भी कोई बिजनेस जॉब करती है। जब दोनों व्यक्ति कमाते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक ईगो सेंट्रिक मेंटालिटी खड़ी होती है। अगर नहीं भी करते हैं, हाउसवाइफ भी होती है, तभी दिमाग के अंदर ईगो सेंट्रिक मेंटालिटी होती है। तो इसमें व्यक्ति दूसरे के प्रति एक सम्मान की भावना से, सरेंडर की भावना से नहीं रहता है, और व्यक्ति को एक अपना एक ईगो महसूस होता है कि मैं जो कहता हूँ वो होना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति मुझे फॉलो करना चाहिए, मैं उसको क्यों फॉलो करूँ। वहाँ पे प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। और जहाँ पे एक रिलेशन है तो वहाँ पे ईगो नहीं होना चाहिए, वहाँ पे सरेंडर की भावना होनी चाहिए कि मेरा लाइफ है, मेरा कुछ भी है सामने वाले व्यक्ति के लिए है। ऐसी सोच हस्बैंड की भी होनी चाहिए और वाइफ की भी होनी चाहिए कि मैं सामने वाले व्यक्ति के लिए हूँ। हमारे यहाँ बताया जाता है कि मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन आज वो चीज़ें नहीं रहती हैं। तो फ्रेंड इसमें जो प्रॉब्लम आपने जैसे बताया कि लेडी ये महसूस करती है कि मैं अगर हस्बैंड को कुछ बताती हूँ तो इसकी अहमियत नहीं है, और ये चीज़ अगर कोई और बताता है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है शायद ईगो की कि मेरी वाइफ ने मुझे बताया तो मैं क्यों मानूँ। अगर वो चीज़ कोई और बताता है, दोस्त बताता है, पड़ोसी बताता है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक मामला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे केवल एक सोच ट्रांसफ़र करनी है कि मुझे कोई बता रहा है, मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ बता रही है, तो मुझे इसकी इज्जत करनी है, मुझे इसका सम्मान करना है, इनकी बातों को या उसकी भावनाओं को समझना है, क्योंकि मेरी लाइफ भी इसकी वजह से है और उसकी लाइफ मेरी वजह से है। मेड फॉर ईच अदर। तो अगर कुछ बता रही हैं, अगर वो कुछ बता रहा है तो मुझे ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसका सेटिस्फैक्शन बिहेवियर करना चाहिए। इस समस्या का समाधान इस तरह से होगा, व्यक्ति जब दूसरे के लिए जीने की कोशिश करता है तो ये सवाल खड़ा ही नहीं होता है। लेकिन आज के समाज में थोड़ी चीज़ें चेंज हो रही है तो ये मामले हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए बस थोड़ी सी सोच बदलनी है, और इसके लिए जो ज़रूरी है वह है काउंसलिंग। व्यक्ति का काउंसलिंग होना चाहिए। इसमें खास थेरेपी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति दोनों के लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। जो इसमें लेडी की प्रॉब्लम है इसके लिए तो काउंसलिंग है, उसको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा, अपनी जो भी एक कुछ चीज़ें हैं वो अपनी तरह कॉन्फिडेंट के साथ रख सके, इसके लिए उसको थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके हस्बैंड के लिए भी कुछ काउंसलिंग होनी चाहिए। उसको भी कुछ बताना ज़रूरी होता है कि आपकी लाइफ में आपकी अकेले की कोई अहमियत ही नहीं है। जब आपकी वाइफ आपके साथ हैं और आपके अच्छे रिलेशन है तो ही आपकी लाइफ की कोई वैल्यू है, आप आपकी ज़िंदगी में ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब सारी चीज़ें व्यक्ति को बहुत ही अपनेपन के साथ, बहुत ही भावनाओं के साथ व्यक्ति को बताना पड़ता है कि आपकी कहाँ पर गलती हो रही है। फ्रेंड्स ईगो है, अच्छी बात है, ज़रूरी है, लेकिन अपने लोगों के सामने ईगो क्यों? आप रखिए, बाहर की दुनिया के साथ थोड़ा ईगो रखिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने लोगों के सामने ईगो अच्छी बात नहीं होती, जिससे रिलेशनशिप ब्रेक होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात आती है एक दूसरे के सम्मान की, भावनाओं की, एक दूसरे की कदर करने की। तो ये चीज़ें तो समझदारी से होगी, इसमें कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी। फ्रेंड्स इसमें लगती है थोड़ी बहुत काउंसलिंग, और ये चीज़ बहुत ही अच्छी है कि अगर वो लेडी यूएस में भी है तो उसका हम अच्छी तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं, और ऑनलाइन काउंसलिंग भी उसको अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं, उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से आंसर मिले होंगे। और ऐसे कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन है उसको हम दोबारा से लेके आएंगे, और जब नेक्स्ट वीक में हमारा दूसरा वीडियो जब भी बनेगा तो हम आपके क्वेश्चंस को रखने की कोशिश करेंगे और आपको उसका आंसर दे पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो तक आप हमारा इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तब तक अपना ख्याल रखिए।